तो वेलकम है फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AECC EVS यानी कि एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, जो कि आपका BA BCom या BSc सेमेस्टर 6 में जितने भी एग्ज़ाम देते हैं, या सॉरी सेमेस्टर 2 में जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उनका क्वेश्चन पेपर है। और ये पेपर आज ही लिया गया है, यानी कि आज डेट है, मैं डेट बता दे रहा हूँ 26 फरवरी 2022 का पेपर है। सीरीज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ABCD जितने पेपर आते हैं, अगर पहला पेपर होगा तो A होगा, दूसरा बार एग्ज़ाम होगा इसी डेट में तो सीरीज B लिखा जाएगा, तीसरा बार होगा तो सीरीज C लिखा जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया सीरीज A का पेपर। अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना होता है, क्योंकि यही एक पेपर है जिसमें एकलौता मात्र ऐसा पेपर है जिसमें स्टूडेंट फेल करते हैं और लगभग हर बार फेल करते हैं। तो यह पेपर आपका पूरा का पूरा 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से पेपर में आपको 40 नंबर का होता है। फुल मार्क्स 40 है, 10 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं और टोटल 50 मार्क्स मिला के, यानी कि कॉलेज का 10 नंबर और ये पेपर का 40 नंबर, दोनों मिला के आपको कम से कम 20 नंबर लाना है। कितना? कम से कम 20 मार्क्स पासिंग होता है। और हर एक कॉलेज में 10 में से 8 मिल ही जाता है। प्रत्येक कॉलेज में 10 से 8 नंबर आपको मिलना है। कॉलेज वाले 8 नंबर दे देते हैं, तो आपको इधर लाना होगा 12 नंबर। अगर आपकी कॉलेज 7 नंबर देता है तो आपको लाना होगा 13 नंबर, ठीक, इतना लाना होगा। और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शनल दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन, उसमें से एक सही को चुनना होता है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाकर घुमा फिरा के पूछते हैं। अगर आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत ही कम प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे, ठीक ना। इसलिए आपको इस पेपर के लिए बुक पढ़ना होगा। अब आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ये तो हो गई एक जनरल सी जानकारी। पहला है हमारा, शुष्क हवा में आयतन के हिसाब से संरचना है। आप चाहें तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर बाय वॉल्यूम इज। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 21% ऑक्सीजन। उसके बाद आपका आ जाता है आर्गन 0.03% और फिर है डी, इनमें से सभी। तो जी हाँ, वायु में इतने सारे चीज़ों की मात्रा सही में दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा, द वेदर वेपोर इन एटमॉस्फेयर, तो आपका बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जब बढ़ते हैं तब आपका जो है तापमान डाउन होने लगता है। भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा, भूमध्य रेखा बोले तो इसे आप विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम है विषुवत रेखा, ठीक, विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के सामने सबसे ज़्यादा धूप होता है। उसके बाद जैसे ही आप ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे, ठीक ना, तो वहाँ पे आपको ठंड और वेदर जो है डाउन दिखने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका, ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई कितनी है। देखिए ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, तो यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है। ये यूनिवर्सिटी वालों की गलती होती है, मुझे गाली देने का मन कर रहा है यूनिवर्सिटी वालों को। यहाँ पे लिखना चाहिए, देख, जब आप इंग्लिश में लिख दिए हैं द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज, यानी कि ट्रोपोस्फेयर का हिंदी होता है क्षोभ मंडल, ठीक। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 8 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई में क्षोभ मंडल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन जो बच्चा इंग्लिश नहीं मालूम है उसको तो यहाँ पे झेलना पड़ेगा थोड़ा, ठीक। तो यूनिवर्सिटी वालों की गलती है दोस्त, क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम आपको बता ही दे रहे हैं। अगला है, परावर्तित विकिरण की कुछ मात्रा को कहा जाता है। परावर्तित विकिरण की कुछ मात्रा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का अल्बिडो, पृथ्वी का अल्निनो, पृथ्वी का अल्फिनो, या इनमें से सभी? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अल्निनो। क्या है? पृथ्वी का अल्निनो, अल्निनो ऑफ अर्थ, ठीक, बी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, ट्रॉपिकल वर्षा जंगल पाए जाते हैं, यानी कि ये जो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल वर्षा वाले जंगल, ये पाए जाते हैं आपके अंडमान निकोबार क्षेत्र में, मेघालय वाले एरिया में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, मेगाथर्म, मीसोथर्म, माइक्रोथर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका डायरेक्टली आंसर तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इनमें से कोई नहीं, मैं टिक लगाऊंगा। देखिए दोस्त, मेरा एग्ज़ाम नहीं है, मैं केवल आपको क्वेश्चन से रूबरू करवा रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आप बाद में ये मत बोलिएगा कि वीडियो में आपने आंसर ही नहीं बताया।
यार ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कि बिना इस बुक पढ़े आप इसका 100% उत्तर दे ही नहीं सकते हैं। तो जितना मुझे आता है मैं बताऊंगा, ठीक। अगला है समुद्री जल में लवण की मात्रा कितनी होती है? द परसेंटेज ऑफ साल्ट इन सी वाटर इज। तो समुद्री जल में मात्रा होती है 35% लवण की, यानी कि नमक की मात्रा कितनी होती है समुद्री जल में? तो 35% होती है। नेक्स्ट है आपका 7 क्वेश्चन नंबर 7। जल में पाए जाने वाले जीवों को जो तैर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक। द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर एंड स्विमिंग इन नेचर आर कॉल्ड एज। तो क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है प्लांक्टन। क्या कहा जाता है? प्लांक्टन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक गहरे जल के निचले स्तर को जहां तक प्रकाश की विकिरण नहीं पहुंच पाती उसे क्या कहा जाता है? ठीक, इंग्लिश में आप चाहे तो पढ़ लीजिए। द बॉटम ऑफ अ डीप वाटर एरिया बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ इफेक्टिव लाइट, मतलब लाइट नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, इसे आप ढूंढ लीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिए। लिम्नेटिक क्षेत्र यानी कि लिम्नेटिक जोन। दूसरा है आपका प्रोफंडल क्षेत्र। तीसरा है आपका लिटरल क्षेत्र यानी कि लिटरल जोन। नेक्स्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन आता है कि एक स्थिर जल से भरे स्रोत को क्या कहा जाता है? तो स्थिर जल से भरे स्रोत को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन देखिए। लोटिक, ऑप्शन बी लेंटिक, ऑप्शन सी एवाइलस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है ये भी मुझे नहीं मालूम। देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम है। जो मुझे आता है मैं केवल उन्हीं को बताऊँगा, ठीक ना, झूठो नहीं कि हाँ ये है। अगला है लिथोस्फीयर के स्तर की मोटाई कितनी है? तो देखिए यहाँ पर भी ये यूनिवर्सिटी वालों की गलती है। लिथोस्फीयर का मतलब होता है दोस्तों हमारा पृथ्वी का जो भूपट्टी है उसको हिंदी में लिथोस्फीयर कहा जाता है, सॉरी इंग्लिश में लिथोस्फीयर। तो यहाँ पे लिखना चाहिए इनको कि पृथ्वी के भूपट्टी की मोटाई कितनी होती है, जबकि लिख दिया है लिथोस्फीयर, जबकि ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक ना। तो इंग्लिश में हो जाएगा द थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज। तो इसकी मोटाई कितनी होती है? इसकी मोटाई होती है, कहीं पे लिखा जाता है 40 से 80 किलोमीटर, कहीं पे लिखा जाता है 30 से 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो इसका आंसर 100 हो जाएगा, ठीक, 50 से 100 किलोमीटर के बीच में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। पत्थर के बाहरी क्रस्ट परत को जिससे सिलिका एवं एल्यूमिनियम पाया जाता है क्या कहा जाता है? तो देखिए सिलिकॉन का संकेत क्या होता है, आप आवर्त सारणी को याद कीजिए। सिलिकॉन का होता है SI यानी कि SI और एल्यूमिनियम का होता है AL। तो देखिए सियाल में दोनों मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक। ये B नंबर मार दिया है मेरे दोस्त ने, गलत मार दिया है, जिनका भी ये पेपर है। अगला है इग्निशियन राक का उदाहरण क्या है? इग्नियस राक का उदाहरण क्या है? द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो रॉक होता है ये किसका उदाहरण है? लेग्नियस रॉक का उदाहरण क्या है? तो इसका देखिए बासल्ट, ग्रेनाइट, ये दोनों इसके उदाहरण है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बोथ A एंड B, 1 और 2 इसका दोनों हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार इज फाउंड इन, यानी कि मन्नार की खाड़ी जो है, या मन्नार गल्फ लिख दिया यार। देखिए गल्फ को हिंदी में खाड़ी बोलते हैं। तो ट्रांसलेट करो न रे भाई, BBMQ का कुलपति क्या करता है गाली देखना। अभी देखिए गांव घर में होता ना तो इतना अच्छा से गलियाते हैं उसको। मन्नार का खाड़ी कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाई जाती है मन्नार की खाड़ी? तो ये पाई जाती है दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु से श्रीलंका के जो जोड़ती है खाड़ी उसे मन्नार की खाड़ी कही जाती है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि श्रीलंका से जो हमारा तमिलनाडु जुड़ता है उसको मन्नार की खाड़ी के साथ साथ पाक जल संधि भी कहते हैं, ठीक, पाक जल संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका थार मरुस्थल भूमि पाया जाता है। द डेजर्ट इज फाउंडर, थार डेजर्ट इज फाउंड इन। तो देखिए थार मरुस्थल का जो है 61% यानी कि 61% हिस्सा आपका राजस्थान के एरिया में आता है, और बाकी सभी जितना भी एरिया है छोटे छोटे परसेंट में बट गया है। कहीं पे गुजरात में थोड़ा सा है, थोड़ा सा हरियाणा में है, थोड़ा सा पंजाब में है, ठीक ना। तो 61% होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। और आप सभी को मालूम होगा
देखिए मेरा बुर्बक दोस्त ने क्या कर दिया है, एमपी को मार दिया है यार। तो यही सब पॉइंट बनेगा आपका 10 क्वेश्चन। मतलब अगर जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा ना वो आराम से 30 नंबर ला लेगा, मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे खुद आते हैं 32 नंबर आए थे ग्रेजुएशन में, जब मैं ग्रेजुएशन करता था। और उसमें भी मैं ज़्यादा दिन नहीं, 15 दिन पढ़ता था अच्छा से, ठीक ना। तो आराम से ला लेंगे आप। अगला है ओजोन की परत के क्षय का कारण क्या है। तो ओजोन की परत का क्षय का कारण क्या है, द रीजन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसका कारण क्या है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने का। तो इसका मेन रीज़न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो इस यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद क्या क्या दिया है, ब्रोमीन ये दिया है, क्लोरीन दिया है, क्लोरीन उत्सर्जन, ब्रोमीन उत्सर्जन, CFC उत्सर्जन। तो सबसे ज़्यादा कारण है CFC। आगे देखते हैं, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, किस सवाल का प्रयोग हैवी मेटल के प्रदूषण की ये क्या है निगरानी के लिए जल में किया जाता है। तो इसका किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये मुझे नहीं मालूम, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन है आपका क्लेडोफोरा, ऑप्शन बी है आपका क्लोरेला, ऑप्शन सी है आपका मॉस बेगुस, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन से हैं। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि अक्सर कौन से लोग फेल करते हैं ACC में, जिनका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर होता है, वीक होता है, वही बच्चा इंग्लिश में मार कर जाता है, सॉरी ACC के पेपर में मार कर जाता है। तो अपनी थोड़ी इंग्लिश को मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों में देख रहे हैं ना किस प्रकार का ट्रांसलेट करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ नॉन कन्वर, मैं हिंदी पढ़ता हूँ यार, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं। तो इनमें गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, यानी कि नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए भूगर्भीय ऊर्जा, सोलर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जिसे आप विंड एनर्जी कहते हैं। तो ये तीनों जो हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, इसे आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के बायो जियोग्राफिक क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए, थार की मरुस्थल भी है, हाँ जी, बंगाल का वर्षा जंगल भी है, हाँ, मालाबार का वर्षा जंगल भी है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिज। भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों 5 देश आते हैं, मैं नाम गिना देता हूँ। पहला है आपका भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल और पांचवा है भूटान। ठीक, तो 1 मिनट में थोड़ा काम से गया था, दुकान छोड़ के आया था, ठीक ना। अब आइए आपके साथ फिर बैठ जाते हैं। देखिए मैं आपको एक दोस्त की तरह बताता हूँ, आप मुझे कमेंट में कभी भी सर मत लिखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें दोस्त की तरह बात कीजिएगा, ठीक। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का प्रतीक बारहसिंगा है, ठीक ना। बारहसिंगा इज द सिंबल ऑफ विच स्टेट इन इंडिया। तो भारत के किस राज्य का प्रतीक है दोस्तों, तो गुजरात नहीं, गुजरात का नहीं है, मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश को, और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, बारहसिंगा तो इसका राज्य का चिन्ह है, ये है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, टाइगर स्टेट, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। और भारत के कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा कि भारत में कुल कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, तो कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। अगला है आपका बेतला का सुरक्षित जंगल किस राज्य में है। तो देखिए बेतला नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा, विच स्टेट हैज़ बेतला फॉरेस्ट रिजर्व। तो आपके झारखंड में है, लातेहार जिला में। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज कंस्टिट्यूटेड। देखिए मेरा थोड़ा इंग्लिश वीक है यार, हिंदी स्कूल से पढ़ा हूँ ना बचपन से लेकर, तो कोई बात नहीं। अगला है मतलब कि हिंदी में है, जंगली जीवन सुरक्षा अधिनियम कब बना। मतलब कि वन सुरक्षा अधिनियम कब बना, इसका क्वेश्चन है। तो ये बना था 1972 में, और 1973 में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा कानून भी बन गया, ठीक ना। और उसके तहत ही जो भारत के टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखल जी को, उन्होंने ही इस चीज़ की स्थापना की थी। और उस समय थी हमारे भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन, इंदिरा गांधी का शासन, समझ रहे हैं ना, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अगला है कान्हा भारतीय पार्क कहाँ है। तो कान्हा भारतीय पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क।
अगला है आपका विच एनिमल इज लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ एंडाग्रेटेड स्पीसीज, यानी कि किस जंतु को खतरे की सूची में रखा गया है। तो देखिए रॉयल बंगाल टाइगर, ये तो है ये है। दूसरा है आपका राइनोसेरोस, तीसरा है आपका लाल भेड़िया और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका उत्तर मुझे मालूम नहीं है, आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा। गलती मैं बता दूंगा तो फिर समझ रहे हैं ना, गद्दा हो जाएगा यार। अगला है 24 नंबर की यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और इसका जो मुख्यालय है वह नैरोबी में है। नैरोबी आपने देखा होगा क्या, नैरोबी किसका नाम होता है। मनी हेस्ट देखे होंगे तो पता चल गया होगा। अगला है घने सघन वर्षा जंगल पाया जाता है। घने सघन वर्षा जंगल कहाँ पाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए घने सघन वर्षा जंगल पाए जाते हैं आपके असम में पाए जाते हैं, मतलब पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, असम, नागालैंड, मेघालय, इन सभी में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर असम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत को कितने फ्लोरोस्टिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फ्लोरोस्टिक जोन्स। तो भारत को कितने फ्लोरोस्टिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो मैंने तो 8 पढ़ा है और यहाँ पे 8 कहीं पे ऑप्शन में नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में देखिए मैंने 8 पढ़ा है, ठीक ना, और यहाँ पे 8 एक भी नहीं है, तो मैं ऐसी स्थिति में 9 को ही मारूंगा, ऑप्शन सी 9 को। बाकी आप ढूंढ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, गंगा एक्शन प्लान में कौन से राज्य शामिल हैं। तो विच स्टेट आर इन्वॉल्व्ड इन गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान दोस्तों आपको मालूम होगा 2000 ईस्वी में चलाया गया था और इसमें जो है मुख्य रूप से आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया था। तो आप ऑप्शन देखकर भी मार सकते हैं टिक, क्योंकि किस किस राज्य में गंगा नदी बहती है आप उसके अनुसार टिक लगा सकते हैं। अगला है किस चीज़ के प्रदूषण के कारण मिनी माता की बीमारी होती है, ठीक ना। तो आइए पढ़ते हैं। द पॉल्यूशन ऑफ विच केज मिनी माता डिजीज। तो मिनी माता की बीमारी जब आपके पानी में, पीने का जो पानी होता है ना, उसमें अगर पारा की मात्रा हो, पारा बोले तो मरकरी की मात्रा, ठीक ना, जो थर्मामीटर में होता है ना वही पारा की मात्रा जब बढ़ जाती है या फिर क्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है, तब आपके जो है मिनी माता की बीमारी हो जाती है। अगला है भारत के सबसे ज़्यादा ओजोन उत्पन्न करने वाले शहर, मतलब कि लार्जेस्ट ओजोन प्रोडक्शन सिटीज़ इन इंडिया आर। तो भारत के सबसे ज़्यादा ओजोन परत उत्सर्जन करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, शहरों के नाम बताना है। तो दिल्ली, जी हाँ दिल्ली तो होगा भाई, मुंबई भी होगा, कोलकाता, तो हाँ इसका ऑप्शन ए सही है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जिन शहरों का क्षेत्रफल जिन शहरों का जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होता है उनको मिलियन सिटीज़ कहा जाता है। और ये जितने भी ऑप्शन में है ना, ये सभी मिलियन सिटीज़ हैं। आप किस शहर में रहते हैं बताइएगा कमेंट में। आप लोग ऑलरेडी गांव में ही रहते होंगे, छोटे छोटे शहरों में रहते होंगे। अगला है, और बड़े शहरों में रहते होंगे तो बता दीजिएगा यार, कभी जाऊंगा तो मिलूंगा आपसे। 30 नंबर क्वेश्चन, एसिड रेन इज ड्यू टू ऑक्साइडेड ऑफ, यानी कि अम्ल वर्षा का कारण है ऑक्साइड जो इस प्रकार है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है, सल्फर एवं नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन एवं सल्फर का डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो इनमें से सभी हैं, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए कि मुख्य रूप से कौन सा गैस है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि SO2, ठीक। लेकिन यहाँ पे इनमें से सभी मरना है। ऑप्शन के अनुसार आपको प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सहजीविता शब्द को किसने दिया, ओडेम द्वारा दिया गया, हेकेल द्वारा दिया गया, हास्केल द्वारा दिया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर तो मुझे मालूम नहीं दोस्त, आप स्वयं देख लीजिएगा, ठीक ना। अगला है पॉजिटिव इंटरएक्शन में आता है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या आता है, पहला ऑप्शन है आपका कॉमन साइलिज्म, ऑप्शन बी है आपका प्रोटोको ऑपरेशन, ऑप्शन सी है आपका म्यूचुनेलिज्म, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से सभी। तो क्या है आंसर मुझे नहीं पता,
मैं फिर से दिखा देता हूँ, ठीक ना, तो देख लीजिएगा, क्योंकि हवा में बात नहीं करूँगा मैं। अगला है 33 नंबर, वाई के आकार का ऊर्जा वितरण मॉडल जिसमें ग्रेजिंग भोज्य श्रृंखला एवं डेट्राइट भोजन श्रृंखला जुड़ा रहता है उसे दिया जाता है। किसको दिया जाता है, मतलब कि ये जो अवधारणा दिया किसने दिया, आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है। वैज्ञानिक का नाम मुझे नहीं मालूम है, ईपी ओडेम, एचटी ओडेम या हैकल ने दिया या फिर एजी टॉन्सले ने दिया। तो पर्यावरण के सबसे बड़े पिता तो टॉन्सले को मैं जानता हूँ, लेकिन इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है। नेक्स्ट है आपका, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज। तो मिट्टियों का अध्ययन दोस्तों पेडोलॉजी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कैसा आपको छेका रहा है, पोडोलॉजी लिखा है, पोडोलॉजी, तो ये नहीं होगा, पेडोलॉजी होगा, पेडोलॉजी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। पोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है आपका, छोटा नागपुर के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन छोटा नागपुर प्लेटस, जो आपके प्लेटो होते हैं, पढ़े हो ना, तो छोटा नागपुर के प्लेटो में सोइल पाया जाता है, किस प्रकार की फाउंड की जाती है, तो ये आपके छोटा नागपुर के पठार में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। और इसमें मुख्य रूप से आपका आ जाएगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का एरिया, तमिलनाडु का एरिया आ जाएगा एक दो को, ठीक ना। वैसे तो तमिलनाडु दक्कन का पठार में आता है, फिर भी वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर, किन राज्यों की मिट्टी लाल होती है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या इनमें से सभी। तो अभी मैंने बताया ओडिशा, बिहार, जी हाँ, इसका तो मिट्टी लाल है। तमिलनाडु का भी मिट्टी लाल है, आंध्र प्रदेश का भी मिट्टी लाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका, जिस ऊंचाई पर पेड़ की लंबाई सीमित हो जाती है और कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, ये तो मुझे मालूम नहीं। तो अल्पाइन क्षेत्र करीब फीट में दिया है 12,000 फीट। ऑप्शन बी है आपका, सबोमेंटल क्षेत्र करीब 6,000 फीट। ऑप्शन सी है आपका, टेम्परेट क्षेत्र करीब 6,000 फीट, या इनमें से सभी। तो देखिए, आप कितना भी पढ़ लीजिए, 35 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ला पाएंगे, 35 से ज़्यादा नंबर नहीं ले पाएंगे, ठीक ना। एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दिए हैं घुमा फिरा के दिए हैं, भले ही आपका नेगेटिव मार्किंग ना हो, लेकिन 35 से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि टच कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपको 20 नंबर से कम लाते हैं तो समझ रहे हैं ना, फेल हो जाएंगे, इसलिए पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल नेशनल पार्क एवं जंगली जीवन सेंचुरी कितने हैं, यानी कि हाउ मैनी नेशनल पार्क आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन इंडिया। तो भारत में दोस्तों 104 टोटल नेशनल पार्क है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है, और 551 आपके जंगली जीवन सेंचुरी हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे दोस्त गलत मार दिया है बी ने, जिसका भी ये क्वेश्चन पेपर है। अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर, विच स्पीसीज, यहाँ पे हिंदी पढ़ता हूँ पहले, किस प्रजाति की उपस्थिति में जल में प्रचुर ऑक्सीजन का पता चलता है। विच स्पीसीज प्रेफरेंस इन वाटर इंडिकेट्स प्रॉपर ऑक्सीजन इन वाटर। तो मैंने तो पढ़ा है जी, डॉल्फिन शुद्ध जल में रहता है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, कारा को नहीं जानता हूँ मैं। ऑप्शन बी है आपका हेक्साजीनी प्रजाति। ऑप्शन सी आपका उल्फिया। ऑप्शन डी आपका यूट्रिकुलेरिया। तो देखिए, ये ऑप्शन थे आपके, और यहाँ पे टोटल हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन का मुझे आंसर आता था मैंने दे दिया, और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को गिला शिकवा होगा कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर खोज लेने चाहिए। तो भाई, खोज के तुम भी दिखा दो यार, मान जाऊंगा मैं कि सभी प्रश्नों को 40 के 40 के सही निकाल दिया तो मान जाऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको किसी भी अन्य सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर देखना हो, किसी भी अन्य सेमेस्टर का, किसी भी अन्य सब्जेक्ट का कोई भी ऑनर्स हो, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च मारिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई, पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़िए। कोई भी गिला शिकवा हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर एक कमेंट का उत्तर देंगे। कमेंट में मुझे सर नहीं बोलिएगा, ठीक। तो बाय बाय, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।
थैंक यू। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग ऑनर्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।